हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। ये हमारा आकाश के साथ दूसरा पॉडकास्ट है। आपको मालूम ही है आकाश कौन है। फिर भी एक बार आकाश इंट्रोडक्शन दे दे भाई। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकाश जंवर। मैं अभी एम्स पटना में पीजी कर रहा हूँ इन कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, एफडी इन कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन। और मेरा जो यूजी है एमबीबीएस महाराष्ट्र से हुआ है, बीकेएल वाला रूरल मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी से। हाँ, ये इंट्रोडक्शन जो था नए व्यूअर्स के लिए था। अगर कोई नया आया है व्यूअर तो उसे पता चले, क्योंकि हर एक बंदा पिछला पॉडकास्ट देखेगा ऐसा ज़रूर नहीं है। मुझे तो जी लगता है मेरा पॉडकास्ट कोई देखेगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। फिर भी ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा ये जो पॉडकास्ट रहेगा ये पूरा रहेगा एमडी मेडिसिन के ऊपर, या फिर एमडी के ऊपर। तो आपका अभी जो कॉलेज है, उसमें एम्स, आपका एम्स कॉलेज है ऐसा आपने बताया पिछले पॉडकास्ट में। तो वहाँ क्वालिफाई करने के लिए क्या लगता है, क्या होता है, ये प्रोसेस हमें बताइए पूरा। ओके। तो एम्स जो है इट कम्स अंडर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब जैसे नीट पीजी है, तो वैसे जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है जैसे एम्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। तो एम्स, फिर जिपमर एक इंस्टीट्यूट है पौंडीचेरी का, फिर पीजीआई चंडीगढ़। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो इनके लिए आईएनआईसीटी अलग से होती है एज ऑफ नो। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सीईटी होती है। तो उसके बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होता है एम्स में। और मतलब टफ तो काफ़ी होता है एग्ज़ाम, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि लगभग 2 लाख के आसपास लोग ये एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें से लगभग 250 से 300 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो और एक चीज, जैसा कि जो नीट पीजी के लिए रहती है उससे एम्स में क्वालिफिकेशन होता है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हो रहा है, बट जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट आने वाला है और एनएमसी कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आगे चल के नेक्स्ट के थ्रू ही सारे जगह पे सिलेक्शन हो, इंक्लूडिंग एम्स। बट एज ऑफ नाउ आईएनआईसीटी एम्स के लिए अलग से है, और बाकी सारे कॉलेज के लिए नीट पीजी अलग से होती है। तो यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर है जैसे बाकी कॉलेज के लिए होता है कि एमडी, एमएस, डीएनबी जो भी ऑप्शन है। तो यहाँ डीएनबी तो नहीं है, बट एफडी, एमएस ऑप्शन है। और इन एडिशन एम्स में 6 इयर्स कोर्स भी होता है, मतलब आफ्टर एमबीबीएस 6 इयर्स कोर्स, सीधा आप सुपर स्पेशलाइजेशन करके ही आप बाहर निकलोगे। तो वैसे भी कुछ कुछ कोर्सेस यहाँ पे होता है। तो अभी हमने ये जान लिया कि एम्स में जाने के लिए क्या क्या लगता है, या फिर एमडी करने के लिए क्या क्या लगता है। अभी आप बता सकते हो कि एम्स का जो सिलेबस होता है और जो हम्म, दूसरे कॉलेजेस का सिलेबस होता है जो नीट पीजी से सेलेक्ट होते हैं, हम्म, तो हम्म। उनका सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं या फिर सेम ही रहता है? मैक्सिमम मैक्सिमम और पोर्शन। सिलेबस मैक्सिमम पोर्शन सेम रहता है, बट जो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है ना, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब क्या वो हाँ, फोकस करना चाहते हैं। राइट। तो जैसे एम्स जो है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, which राइट। directly comes under Ministry of Health and Family Welfare। राइट। और दूसरा इनका एजुकेशन एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब इस चीज़ पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसका थर्ड इनका ऑब्जेक्टिव है पेशेंट केयर। ओके। बट ऐसा है कि ये एम्स का ऑब्जेक्टिव है, बट बाकी कॉलेज में ऐसा होता है कि शायद किसी कॉलेज में पेशेंट केयर उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहे, तो वहाँ वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट एज सच सिलेबस में एक ऐसा होता है ना कि जैसे एमबीबीएस में मैंने बोला कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये है, फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ना है, सेकंड ईयर में आपको ये पढ़ना है। ऐसा जो डिफाइंड फैक्टर है ये एमडी में से हट जाता है। बिकॉज एमडी में आप एक ही कोई तो सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे आप सपोज पैथोलॉजी ले रहे हो, तो आपको पैथोलॉजी ही पूरा पढ़ना है। थ्रू आउट 3 इयर्स आपको पैथोलॉजी पढ़ना है। और इसमें फिर ऐसा स्ट्रक्चर्ड पैटर्न कुछ नहीं होता कि हाँ आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है, सेकंड ईयर में ये पढ़ना है, थर्ड ईयर में ये पढ़ना है। बेसिकली आप ये इंस्टीट्यूट के लिए वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ के डॉक्टर हो, तो आप दिन भर तो हॉस्पिटल में ही रहोगे। ओके। और बाकी जो पढ़ोगे इट्स अप टू यू, मतलब आप कैसे पढ़ना चाहो। क्योंकि कहीं भी आज तक ऐसा नहीं है कि पीजी में आपको जैसे एमबीबीएस में बैठा के लेक्चर लेके पढ़ाया जाता था कि ऐसा हाँ। करना है, ये है, वो है। ऐसा यूजुअली पीजी में नहीं होता है। इट्स बेसिकली अबाउट गेनिंग एक्सपीरियंस, मतलब आप जो काम कर रहे हो साथ के साथ आप एक्सपीरियंस दे रहे हो। तो ये पोर्शन ज़्यादा होता तो अभी आपने कहा जैसे कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल ये रहता है, एक्सपीरियंस है। रहता है। तो कितने टाइम आपको काम करना पड़ता है डेली ये चीज़ के लिए कि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए भी, या फिर प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हो
जहाँ तो वो कहाँ पे करना पड़ता है और कितना टाइम देना पड़ता है दिन का? यस। अ, तो यूजुअली ये जो टाइम फैक्टर है ना, ये ब्रांच पे डिपेंड करता है, मतलब आप ब्रांच कौन सी ले रहे हैं। अगर आप सपोज मेडिसिन या सर्जरी ले रहे हैं तो शायद ऐसा हो कि आपकी 12-12 घंटे की शिफ्ट लगे या इवन उससे ज़्यादा भी लगे। आप अगर कोई नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट ले रहे हो जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह, तो इनमें यूजुअली आप 9 to 5 करके फ्री हो सकते हो। या इवन कई ब्रांचेस ऐसी है जहाँ पे आपको कंटिन्यू 24 आवर्स 48 आवर्स वहीं पे रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की वार्ड में वहीं पे आपके लिए सुविधा की रहती है, मतलब ड्यूटी डॉक्टर्स रूम होता है फ्रेश अप होने के लिए या फिर वहाँ रेस्ट करने के लिए। बट जैसे आपका 24 आवर्स 72 आवर्स, कई कई जगह पे तो ऐसा होता है कंटिन्यू 72 आवर्स आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपको एक दिन का ब्रेक मिलता है। बट यूजुअली जो शेड्यूल फॉलो किया जाता है मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में, तो वो शिफ्ट पैटर्न होता है कि आपके 12 घंटे की शिफ्ट होती है एक दिन में, उसमें ओके। आपको कंप्लीट करना होता है। जो स्पेशलाइजेशन आपने बोले उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा हमें फुल नॉलेज दीजिए ज़रा, एक्सप्लेन कीजिए कि आपने जो भी स्पेशलाइजेशन अभी बताया हमें, जी। उसमें क्या-क्या होता है या फिर वो क्या होती है फील्ड? ओके। तो बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना, मतलब हम जब अब अगर स्टार्ट से डिवाइड करना चाहें तो ऐसा होता है कि कुछ ब्रांचेस होती है जो फिजिशियन ओरिएंटेड होती है, मतलब एमडी ब्रांचेस। इसमें ओके। आपको ओपीडी बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, जैसा ओपीडी बेस्ड प्रैक्टिस या वार्ड वर्क ये ज़्यादा गुड। होता है। कुछ ब्रांचेस होती है जो सर्जिकल ब्रांचेस होती है, एमएस ब्रांचेस। इसमें आपको ओटी में जाना पड़ता है, मतलब ऑपरेशंस करना पड़ता है, ऑपरेशन रिलेटेड काम होता है। कुछ ब्रांचेस हैं जो है पैरा क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल, मतलब इसमें ऐसा है कि इन लोगों को हॉस्पिटल में इतना काम नहीं होता है, बट इनका ज़्यादा फोकस रिसर्च और टीचिंग पे होता है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड ईयर के ब्रांचेस है, जो मैंने लास्ट वीडियो में हमने जैसा डिस्कस किया था कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, राइट। ये सारी जो ब्रांचेस है, ये ज़्यादातर इनका काम टीचिंग और रिसर्च में होता है। इसके साथ-साथ कुछ ब्रांचेस ऐसी है जो इंटरमीडिएट, मतलब उनके सिवा हॉस्पिटल नहीं चल सकता और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, जैसे एनेस्थेसिया हो गया, ओके। क्योंकि कोई भी सर्जरी अगर करना है तो एनेस्थेसिया के सिवा नहीं हो पाती। राइट। तो ये एक ब्रांच हो गई, फिर पैथो हो गया। मतलब कोई भी आप फिजिशियन रहे या कोई भी सर्जन रहे, उसको सर्जरी करना है या कुछ ट्रीटमेंट चालू करनी है, उसके पहले वो पैथोलॉजी को, मतलब ब्लड सैंपल रिपोर्ट देंगे, और ये सब पैथोलॉजी के सिवा नहीं हो पाता। तो बेसिकली सारी ब्रांचेस जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और मतलब ऐसा है कि एक अपना उनका क्रूशियल रोल है। और अगर मेरी खुद की ब्रांच की बात करूँ, मैं कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन मेरा है, तो इसमें अभी जस्ट एम्स है, इसलिए ऐसा है कि कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन दोनों ब्रांचेस मिल रही हैं मुझे एक साथ। तो फैमिली मेडिसिन मतलब बेसिकली जो आपके फैमिली फिजिशियन एज एमडी फिजिशियन आई कैन प्रैक्टिस, ओके। और कम्युनिटी मेडिसिन पार्ट जो है मेरा, तो मुझे कम्युनिटी में जाके, मतलब रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में जाके अपने जो, मतलब जैसे एम्स का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आरएसटीसी, मतलब रूरल हेल्थ सेंटर बोलते हैं, रूरल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर, और अर्बन हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, तो यहाँ जाके मुझे अपना सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। वहाँ जाके आई वर्क एज अ, मतलब वहाँ जाके मैं पेशेंट्स ट्रीट करता हूँ कम्युनिटी में जाके। तो ये कम्युनिटी मेडिसिन वाला पोर्शन हो गया। ओके। तो ऐसा एज सच सारी ब्रांचेस का डिटेल देना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक ब्रांच का डिटेल देने में ही आपको लगभग आधा घंटा चले जाएगा। बट इन ब्रीफ अगर आप चाहे तो ये मतलब ऐसा होता है डिवीजन। तो इसके बाद हमें एक चीज़ और जाननी थी कि ईएमडी में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या होती है? जैसे आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ज़्यादातर ये ईएमडी का जो सिलेबस रहता है या फिर जो भी रहता है स्ट्रक्चर, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे फोकस रहता है। तो इसमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या होती है? आप बता सकते हो कुछ? तो बेसिकली एमडी जो कोर्स है, एमडी एमएस जो भी हो, ये मतलब एक रिसर्च वाला कंपोनेंट इसमें हमेशा होता है, इसके सिवा आप एमडी एमएस डिग्री नहीं पाएंगे। वो हर एक स्पेशलाइज़ेशन में होता है या फिर? हर एक स्पेशलाइजेशन ओके। में आपको थीसिस, सिनॉप्सिस, थीसिस, डिसर्टेशन, मतलब इसको हर जगह पे अलग-अलग नाम है, बट यूजुअली थीसिस बोलते हैं। ओके। तो जब तक आप आपका थीसिस कंप्लीट करके सबमिट नहीं करते हो, आपको एमडी या एमएस डिग्री नहीं मिलती। और आजकल ये और भी स्ट्रिक्टली मैंडेटरी हो गया, मतलब जैसे पहले था कि इतना नहीं देखा जाता था, बट अभी जो है इन इन द रिसेंट टाइम्स तो ये कंपलसरी हुआ है कि आपको, कंपलसरी नहीं, एक कोई तो रिसर्च टॉपिक चूज करके उस पर थीसिस करना होता है, और ये हो गया कंपलसरी पार्ट।
बट इसके अलावा भी आपको कई सारे आप रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ रिसर्च चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आप कर सकते हो एज ए डॉक्टर, या और भी कुछ आप खुद से कुछ करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जैसे हर एक कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल रिसर्च सेल होता है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है, अच्छा। तो ये सब लोग रिसर्च को गवर्न करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि एम्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है रिसर्च एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे तो उस पर और भी ज़्यादा फोकस दिया जाता है, रिसर्च और वो एक्टिंग। अभी आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया कि एमडी करना जरूरी ही नहीं है कि सब लोग एमडी करें, मगर मुझे अभी ये जानना है कि अगर एमडी कर रहे हो तो बेनिफिट क्या होते हैं उससे? बेनिफिट मतलब ऐसा है कि आपको ये आपको स्पेशल आपको पर्सनली, कोई हाँ टॉपिक ऑफ पर्सनली इंटरेस्ट आपको है, क्या बेनिफिट मिलेगा उसमें? जैसे आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको और डिटेल पढ़ सकते हो, उसको अच्छा। आप और स्पेशलाइज हो सकते हो। जैसे कुछ चीज़ है कि मतलब सपोज कोई सर्जरी करना है कि एमबीबीएस फिजिशियन वो सर्जरी शायद ना कर पाए, बट उसके लिए जो स्किल्स लगता है वो सर्जरी करने के लिए, या जो प्रैक्टिस लगती है वो आपको एमएस करके आएगी, एमडी करके आएगी। तो ये एक बात हो गई। आगे जैसे और अगर करियर प्रोस्पेक्टस में देखें तो हाँ। यूजुअली आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि लोग प्रेफर करते हैं कि स्पेशलिस्ट के पास जाना। राइट। इवन इफ जनरल पब्लिक भी हो तो वो ट्राई करती है कि प्रैक्टो से देख के आसपास के एरिया में कौन से अच्छे फिजिशियन है, क्या रेटिंग है, क्या स्पेशलाइजेशन है, कहाँ से पढ़े हैं, ये सब देख के लोग जाना प्रेफर करते हैं। ये तो है प्राइवेट प्रैक्टिस वाला पार्ट। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन होना चाहते हो, एज अ प्रोफेसर ज्वाइन होना है आपको, या एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन होना है, तो उसके लिए एमडी जो डिग्री है ये मैटर करती है। मतलब उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है प्रेफरेंस दिया एमडी जाता में, है या फिर ये मस्ट है? कंपल्सरी, इट कंपल्सरी? इज मस्ट, मस्ट है। तो मतलब एमडी या आपको फिर अगर एमएस होना मस्ट है? एमडी या एमएस दोनों में से जैसे सर्जरी, आपको सर्जरी में ज्वाइन करना है किसी मेडिकल कॉलेज की, तो आपको एमएस एमएस जनरल होना सर्जरी होना बेसिक रिक्वायर्ड है। ओके। तो ये है। और जैसे अगर मैं अपना फील्ड की बात करूं कि अगर फैमिली मेडिसिन, तो वो तो मैं ओपीडी बेस्ड प्रैक्टिस कर सकता हूं, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन में अगर मैं देखूं तो जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उसका कुछ इनिशिएटिव इंडिया में चल रहा है और उसमें मुझे ज्वाइन करना है, तो मुझे एमडी डिग्री इन कम्युनिटी मेडिसिन होना नेसेसरी है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एडवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उस पोजीशन के लिए एमडी कम्युनिटी मेडिसिन होना नेसेसरी है। तो ये जो आगे आपको करियर, डेफिनेटली करियर प्रोस्पेक्टस बहुत ब्राइट है आफ्टर डूइंग एमडी एमएस, बट ऐसा नहीं है कि यही एक ऑप्शन है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, मतलब और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, और यस, डाउट जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा उस पर, ये। अगर आपको देखना है तो पिछले पॉडकास्ट में जाके देख सकते हो आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा मैं। तो अभी सिर्फ ये बताइए कि 12th के बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, जो कि अभी साइंस कर रहे हैं, या फिर 11th के बच्चे जो अभी अभी साइंस फील्ड में आए हैं, जिन्होंने मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए साइंस लिया है ऐसे बंदों को, या फिर जो भी स्टूडेंट्स है 10th के 12th के, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि अभी आने वाले दिनों में क्या होगा कि 12th 10th का बोर्ड तो जा रहा है, ऐसा मैंने सुना है। और ओके। एजुकेशन सिस्टम ही पूरा चेंज होने वाला है, सिलेबस वगैरह जो है वो चेंज होने वाला है। तो उनको अभी क्या गाइडेंस दे सकते हो आप कि अगर मेडिकल फील्ड आपको करनी है तो क्यों करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर आप एमडी करना चाहते हो तो पहले से ही आपको किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? यस। तो बेसिकली फर्स्ट चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप वो चीज़ परस्यू करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। राइट। नॉट नेसेसरीली कि आपको अगर कोई बोल रहा है कि, मतलब ऐसे कई बार होता है कि यार ये 10th में इसका बायोलॉजी स्कोर अच्छा है तो ये डॉक्टर बनेगा। उस पे तो हमने बहुत ही डिटेल पॉडकास्ट बनाई थी, मगर वो मराठी यस। में थी, तो आप इस पे भी बता सकते हो हिंदी में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो वो आपको लेना चाहिए। खैर मेरा इंटरेस्ट था बायोलॉजी में हमेशा से, इसलिए मैंने बायोलॉजी चूज़ किया। बट एक सजेशन मेरा जेन्युइनली ऐसा रहेगा कि बायोलॉजी में भी ऐसा मत कर लेना कि एमबीबीएस ही सब कुछ है। यस। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि लोग मतलब कोटा वगैरह में बच्चे सुसाइड करते हैं कि सीट नहीं मिला है, जो भी हो रहा है। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। मतलब ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही सब कुछ है। उसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस है इन बायोलॉजी फील्ड जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, और राइट। उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है।
आपको काम करने के लिए कि मतलब आप उसमें भी बहुत एक्सेल कर सकते हो। जैसे नॉट नेसेसरली एमबीबीएस, बीडीएस है, आयुर्वेदा है और बाकी जो है और फार्मास्यूटिकल्स, अगर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, वही कहना चाहता था मैं, अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मा है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सी जेनेटिक चीजें हैं। इंजीनियरिंग है, बहुत सी चीज़ें और बहुत से कोर्सेज़ ऐसे हैं। इवन आप बीएससी, एमएससी भी करते हो ना, तो भी आपको रिसर्च में जाने का आगे अपॉर्चुनिटी मिलता है अपॉर्चुनिटी और मिलता है, आपका ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट में आप बीएससी, एमएससी कर सकते हो। तो ये तो बात हुई कि अगर नॉट नेसेसरी, अगर किसी को, मुझे लगता है कि अगर किसी को एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है, जैसे आपने शायद सुना होगा कि हम जब साथ में प्रिपेयर करते थे आशुतोष कुमार में, तो हमारा एक फ्रेंड था जो कि 5 साल से रिपीट कर रहा था राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस, राइट। जबकि उसके साथ वाले लोग 5 साल में सेटल हो गए थे अपनी लाइफ। बट अब वो उसका पैशन था या क्या था, इस पे मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना आपको टाइम ऑफ आपका जो है इतना देना चाहिए इसमें। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट द लाइफ। राइट। यस। तो ऐसा आप उसको ही अगर लाइफ कंसिडर करके चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और तो उसमें कैसा होता अगर है दोस्तों, अब अगर आप मैं मराठी पॉडकास्ट में मैंने बताया मैंने, आप 5 साल अगर यहाँ पे ही निकाल दोगे, एक तो सबसे पहली चीज़ ये होगी, जब आपका एज क्रॉस हो जाएगा, जब आप 23 या 25 के हो जाओगे और आप एमबीबीएस में जाओगे, तो आपकी जो मेंटेलिटी होगी ना पढ़ाई करने की, वो भी नहीं रहेगी। क्योंकि इस एज में पढ़ने का जो इंटरेस्ट रहता है वो अलग लेवल पे रहता है, जो आप अभी 18 साल के होते हो तब, और 25 ईयर में आपका अलग होता है। और जब तक आप एमबीबीएस पास आउट करोगे, तब तक तो आपकी एज तो फिर बहुत ही लोगों से अलग हो जाएगी। वो तो और नॉर्मल बेसिस पे भी आप एमबीबीएस और एमडी और डीएम करते करते आपकी सेटलमेंट एज लगभग 30 के आसपास, वही 30-32 30 के तक पहुंच आसपास जाती है। नॉर्मली हो जाती है। तो अगर आप 5-5 साल रिपीट करके अगर करोगे, तो आपकी एज 35 हो जाएगी। तो फिर आप जो लाइफ में एक्चुअली आपको करियर में चलो आपने अचीव कर लिया, मगर जो लाइफ में आपको चीज़ें जो टाइम पे होनी चाहिए थी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कर रहे हो 5 साल से कर रहे हो, ठीक है, आपका नहीं लगा, मगर आपका लग गया, और उसके बाद अगर आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया, बीच नहीं में किया। कुछ हुआ, तो और दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए हो सकती है या नहीं, या फिर हमसे होगी या नहीं। अगर आप आपका 100% दे के भी अगर आप क्लियर नहीं हो रहा, तो कुछ तो प्रॉब्लम है कि ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, या फिर ये चीज़ आपसे नहीं हो सकती। ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। Yes. जैसे अगर मेरा पर्सनल खुद का एग्जांपल दूं, तो जब मेरा प्रिपरेशन चल रहा था 12th का, तो दैट टाइम फार्मेसी सीईटी अलग से होती थी, इफ यू रिमेम्बर, मतलब तुमने दी होगी राइट, शायद, राइट, राइट, पता राइट। नहीं। फार्मेसी सीईटी अलग से होती नहीं, थी। मैंने नहीं दी थी, तो पर हाँ, अलग रहती थी वहाँ वो तो टाइम। वो टाइम ऐसे हुआ था कि मतलब मैंने फार्मेसी सीईटी दी थी और मेरा उसमें लकीली महाराष्ट्र रैंक 40 आया था। ओके। तो 40 महाराष्ट्र रैंक पे मैं चाहूँ वहाँ वो मुझे सीट मिल रही थी, और मतलब एक एक्सटेंट पे ऐसा हो गया था कि आई वाज जस्ट गोइंग टू टेक दैट सीट। बट उस टाइम पे मुझे एक दूसरा ऑप्शन आया कि मतलब एमबीबीएस में मिल रहा है, तो मैंने वो चूज़ किया, और क्योंकि बायोलॉजी मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैंने चूज़ किया। बट अगर मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी थी अगर आप उसमें भी अच्छे से करेंगे ना। और ऐसा तो कोई फील्ड नहीं है अभी के टाइम में कि जो सैचुरेटेड नहीं है या सब जिसमें फील्ड कंपटीशन सैचुरेशन। नहीं है। एवरी फील्ड हैज इट्स ओन चैलेंजेस। जैसे आप बीबीए एमबीए कर लो, उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं, इंजीनियरिंग कर लो, उसके अपने अलग अलग चल चैलेंजेस हैं। तो इवन वो तो आपको हर फील्ड में इवन लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, इतने ज्यादा लोग, लास्ट में मिलेगा। सेलेक्ट कितने हो गए भाई? 15 ही लोग होंगे। उसमें भी तो सैचुरेशन है, स्पोर्ट में भी आ गया है सैचुरेशन आज के टाइम पे। yes, तो ये सब चीजें माइंड में रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ और प्रिपरेशन। सब थोड़ा हम टॉपिक से सब भटक रहे हैं। और सब छोड़ दो, यूट्यूब पे भी सैचुरेशन आ चुका है। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। वो तो है। और मतलब थोड़ा जैसे कि हम टॉपिक से भटक रहे थे, हमारा राइट, टॉपिक था कि राइट, जो बच्चों को क्या एडवाइस देना है। तो अब जो लोग का स्कोर अच्छा आ गया है, जो एमबीबीएस लेना चाहते हैं, तो मैं तो इनको बोलूंगा कि जितना आप आगे चल के बेसिक्स आप अपने क्लियर रख सकते हो, उतना आप बेसिक्स पे फोकस कीजिए। फर्स्ट ईयर में ही आके ऐसा मत बना लीजिए प्लान कि हाँ मुझे सर्जन ही बनना है और मैं यही करूँगा।
आप वो एक जो फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो होता है, उसके साथ जाइए, चीज़ें सीखिए, देखिए, आप ट्राई कीजिए, आप क्या अच्छा लगता है। वो आप चीज़ मतलब प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो गया आप, तो ये सब चीज़ें कीजिए। और जैसे फर्स्ट पॉडकास्ट से भी मैं बोलता आ रहा हूँ, वो बेसिक जो है वो आपको कभी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जैसे मैंने अपना खुद का एग्ज़ाम्पल दिया था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एम्स में आऊँगा, पीजी करूँगा। ये यू पीजी तो दूर की बात है, मैं यूजी का तक नहीं सोचा था कि मैं एम्स में आ पाऊँगा। बट ऐसा है कि आप अगर जेन्युइनली चीज़ें करते जाओगे तो आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होती जाएँगी। तो यही बेस्ट एडवाइस है कि यानी कि आप जब भी 12 काम करें। अभी जो 12 का है उसे एमडी का सोचना भी नहीं चाहिए। फिलहाल हाँ, अभी तो एमबीबीएस का मतलब आप सोचिए। एमबीबीएस कर लो, यस। एमबीबीएस का सोचिए, उसमें अच्छा खासा हुँ, नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद फिर आप ये एमडी की तरफ या एमएस की तरफ सोचिए। यस। तो जो नेचुरल फ्लो होता है ना, उसको फ़ॉलो करते हुए, कंसिस्टेंसी रखते हुए और एक शेड्यूल के हिसाब से आप अगर वर्क करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एनीथिंग इज़ अचीवेबल। तो और कुछ आपके तो और कुछ आप बता सकते हो एमडी के बारे में, या फिर उसके बाद एमडी करने के बाद क्या लाइफ होती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, या फिर एमडी करने कर एमडी में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या फीलिंग होती है? ये चीज़ों पे कुछ बताइए हमें। फीलिंग तो कुछ होती नहीं है क्योंकि फीलिंग लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आह, जैसे मैं मतलब कई सारे ब्रांचेस हैं, मैं देखता हूँ अपने साथ वाले कलीग्स को और कई बार हमारा भी हो जाता है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है कि खाना नहीं खा पाते हैं, अपना खुद की पर्सनल हेल्थ पर टाइम नहीं दे पाते हैं। ये सब चीज़ें तो होती है, बट इवेंचुअली एक बार आपका एमडी हो जाए या आप सेटल हो जाए तो उसके बाद ऐसा है कि आप जैसे मैं पहले से बोलता आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद का पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इवन सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे डीएम वगैरह है। आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, किसी एनजीओ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या इवन ऐसा है कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में वगैरह एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर ओके। सकते हैं। तो ऑप्शंस तो मल्टीपल है। अगर आप मतलब ऐसा है मतलब कि ये तो सही कहा आपने कि आपने आपके ही मुँह से निकल गया कि एमडी होने के बाद आप सेटल हो जाओगे फाइनली। यस, यस, नहीं। सेटलमेंट तो आपकी हो जाएगी, बट ऐसा है कि जो वो फ्लो चलता आ रहा था ना, हाँ, जैसे हाँ, हम पहले से बात कर रहे हैं कि ये हाँ, चलता रहेगा। ये चलता आपको रहेगा। एमडी करने के बाद भी लगेगा कि डीएम शायद कर लेना चाहिए, हाँ, इतनी राइट, राइट। अच्छी रहेगी डीएम करने के लिए, फिर डीएम करने के बाद लगेगा कि हाँ, ये हॉस्पिटल में जॉइन करना चाहिए, शायद ये अच्छा रहेगा। तो आप जब तक मतलब एक ऐसा है कि आप अगर एमबीबीएस में अभी के फेज़ पे एंटर कर रहे हो, तो यूजुअली पकड़ के चलो कि आपको सेटल होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। और इसके साथ ऐसा भी होगा कि कई बार ऐसे होता है कि अपने साथ वाले जो इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स है या फॉर दैट सेट एमबीए वाले फ्रेंड्स है या कोई फार्मेसी कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, ये लोग पास करके सेटल हो जाएंगे अपने लाइफ में, कमाने लग जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी। और बच्चे हो तब जाएँगे। तक आप लोग जो है तब तक आप लोग जो है फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे होंगे या पीजी का फर्स्ट ईयर में होंगे। जैसे अभी का एग्जाम्पल है, फर्स्ट पॉडकास्ट जो था आपका, मतलब वो हमारे फ्रेंड ही है, उनकी शादी हो गई और हम अभी फर्स्ट ईयर में यहाँ प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में है पीजी के। और मैं तो मेरा पहला साल चल रहा है नौकरी का। तो ये तो मतलब आपको थोड़ा कुछ एक्सटेंट पे लगता है कि यार ये लोग तो सेटल हो गए, अपना अभी तक पढ़ाई चल ही रहा है, बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। मुझे लगता है कि मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है राइट। एंड में। यस, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ और एक पॉडकास्ट शूट करने में। बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका मच, टाइम देने के लाइकवाइज, लिए। मोस्ट और वेलकम एंड थैंक यू सो मच। और कुछ अगले पॉडकास्ट के लिए कुछ मिला कंटेंट जो कि मुझे थोड़ा नॉलेज हो तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यस, तो अ, अगला पॉडकास्ट ट्राई करेंगे जल्द से जल्द हो। यस। और आई रिक्वेस्ट यू टू मतलब ये जैसे ही एनएमसी या इसकी गाइडलाइंस आ जाते हैं अबाउट नेक्स्ट, आई लेट यू हाँ, नो, यस। तो एक बार वापस पॉडकास्ट ही शूट करते हैं हाँ, और ताकि मुझे थोड़ा आपका गाइडेंस भी लगेगा क्योंकि ये पहली बार था, यस, मुझे मालूम भी नहीं है फील्ड के बारे में। यस, एमबीबीएस का यस, तो थोड़ा नॉलेज है मगर इसका थोड़ा नॉलेज भी नहीं है था मुझे, तो थोड़ा आपका गाइडेंस लगेगा मुझे। अगली बार हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। तो बहुत बहुत यस, शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप जो भी इंफॉर्मेशन हमने ये 2 पॉडकास्ट में प्रोवाइड की है, लोग उसको मतलब लोगों को वो काम आए।
और इफ एनीबॉडी वांट्स टू कांटेक्ट मी आल्सो कि कुछ चीज़ से रिलेटेड, तो आप आशुतोष से मेरा हाँ, कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। यस यस राइट। और मैं इनका इंस्टाग्राम आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम में भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे।